बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने जाना हमारे देश के सामने आई चुनौतियों के बारे में कि आज़ाद होते ही किन किन चुनौतियों का सामना हमारे देश को करना था। 3 चुनौतियों की बात हमने की थी। पहली चुनौती थी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, अखंड भारत की अखंडता को बनाए रखना। इस चुनौती का सामना कैसे हमारी सरकार ने किया, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना था अध्याय 1 में, यानी कि चैप्टर 1 में। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखने की, लोकतंत्र को बनाए रखने की, और जिस लोकतंत्र का निर्धारण हमने संविधान में कर लिया था, जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और आशाएं हम लेकर चल रहे थे, उन आशाओं पर खरा उतरने की, लोकतंत्र को व्यवहार में, वर्ताव में, चलन में लाने की। कैसे हमारे यहाँ आम चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव हुए, सरकार हमारी जनता ने चुनी, इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी चैप्टर 2 में। अब हम जानेंगे तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती के बारे में, जो थी विकास की चुनौती। हमने ये बात की थी कि किस तरह से ऐसा विकास किया जाए कि समाज के प्रत्येक तबके का हित हो। तो इस चुनौती का सामना कैसे किया हमारी सरकार ने, क्या क्या आई उसमें परेशानियां, क्या क्या आई कठिनाइयां और क्या क्या निकले उनके समाधान, इन सब बातों की चर्चा हम करने वाले हैं अध्याय 3 में, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। तो आज हम लेकर चलेंगे राजनीतिक फैसले और विकास को लेकर क्या क्या राजनीतिक फैसले हमारी नवनिर्वाचित सरकार ने किए थे, कितने उचित थे वो फैसले, कितने निर्णायक थे वो फैसले, क्या क्या उनसे हमारे विकास के पथ में हानियां हुई, तो क्या क्या हमें फ़ायदा मिला इस विकास के प्रगति पथ पर आगे बढ़ने में। तो अब हम हमेशा की तरह जान लेते हैं कि इस अध्याय में किन किन बातों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, हम जानेंगे इस अध्याय में आर्थिक विकास के कुछ बुनियादी सवालों के ऊपर किए गए राजनीतिक फैसलों को, कि विकास के कुछ बुनियादी सवाल हैं, उन पर क्या क्या राजनीतिक फैसले लिए गए, विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थी और इनको लेकर कौन से अहम फैसले हुए। पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रही और इसकी सीमाएं क्या थी, बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया। तो इन सब सवालों के जवाब, इन सब बातों की जानकारी हमें मिलेगी इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद में। तो बच्चों, अब एक सवाल उठता है, बात आती है विकास की, बात आती है प्रगति की, तो हर कोई विकास चाहता है। कौन व्यक्ति ऐसा कहेगा कि हाँ उसे विकास नहीं चाहिए, उसे विकास की ज़रूरत नहीं है। तो जब सरकार विकास करना चाह रही थी, सरकार ऐसे फैसले ले रही थी जो कि हमारे राष्ट्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक थे, ज़रूरी थे, तो आखिर क्या परेशानियाँ आ सकती हैं सरकार को, आखिर कौन ऐसे फैसलों से नाखुश हो सकता है। लगता है कि विकास की अगर बात करे सरकार, हम सबको आगे बढ़ाने की बात करे, आर्थिक समृद्धि की बात करे और उसके लिए प्रयास करे, तो दिक्कत कैसी और किसको दिक्कत और क्यों दिक्कत आती है, हम जानेंगे इस उदाहरण के द्वारा। उदाहरण लेते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा एक हमारे देश का राज्य है और यहाँ का उदाहरण इसलिए क्योंकि यहाँ लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं और इस्पात की उस वक्त विश्वव्यापी मांग थी। जब हम आज़ाद हुए थे तो इस्पात की विश्वव्यापी मांग को देखते हुए उड़ीसा की राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समझौते कर लिए, क्योंकि राज्य सरकार ये मान रही थी कि इस इस्पात संयंत्र के द्वारा इस्पात लगाकर और इस जो खनन उद्योग है, इसके द्वारा न केवल रोजगार का सृजन होगा, अपितु यहाँ पर इससे आर्थिक समृद्धि भी आएगी, आर्थिक खुशहाली भी आएगी, रोजगार भी बढ़ेंगे और जो राज्य है, उड़ीसा राज्य है, वो आर्थिक दृष्टि से सशक्त होगा, मजबूत होगा। सोचने में बहुत आसान लगता है कि हाँ कितना आसान है, ठीक है, इस्पात संयंत्रों की स्थापना कर ली जाए, विश्वव्यापी जो इस्पात की मांग है उस अवसर का फायदा उठाया जाए और आर्थिक समृद्धि की दर पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन इस मसले को लेकर सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने विचार हैं। देखिए इस मसले पर कि उड़ीसा में इस्पात संयंत्र लगाया जाए, इस पर किस किस के क्या क्या विचार हैं, कौन चाहता है कि वहाँ इस्पात संयंत्र लगे और कौन चाहता है कि वहाँ ना लगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदिवासी लोगों की,
क्योंकि ये जो इस्पात संयंत्र जो इस्पात के भंडार, लोहे के भंडार उड़ीसा में मिले थे, ये लोहा भंडार उड़ीसा के सबसे अविकसित इलाके में थे और खासकर आदिवासी बहुल इलाके में। वो आदिवासी लोग ये सोच रहे थे कि अगर यहाँ पर संयंत्र लग जाएंगे, अगर यहाँ पर उद्योग लग जाएंगे, तो उन्हें अपनी ज़मीन से, अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा। और इसलिए वो विरोध करने लगे कि यहाँ संयंत्र नहीं लगने चाहिए, उन्हें अपनी ज़मीन पर रहना है, उन्हें अपने घर में रहना है, उन्हें अपने खेत खलिहानों का राजा बने रहना है। तो आ गई ना यहीं पर ही समस्या। तो वो क्या अर्थ सोच रहे थे इसका कि उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, उन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा, अपनी ज़मीन छोड़कर जाना पड़ेगा। पर्यावरणविद हैं वो यहाँ कह रहे थे कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो ये खनन उद्योग है, ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करेगा। यानी कि ये दो पक्ष ऐसे थे जो वहाँ संयंत्र लगने के विरोध में थे। उड़ीसा की राज्य सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में पूंजी का निवेश होगा, आर्थिक समृद्धि आएगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। वहीं केंद्र सरकार ये कह रही थी कि उद्योग नहीं लगा तो एक बुरी मिसाल कायम होगी और साथ में ही देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक उदाहरण से हम समझ रहे हैं कि विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना और विकास का सही परिप्रेक्ष्य जान पाना इतना आसान नहीं होता। हर एक के लिए विकास के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। एक आदिवासी के लिए विकास के कुछ अलग अर्थ हैं, एक पर्यावरणविद के लिए विकास के कुछ अलग अर्थ हैं, एक उद्योगपति के लिए विकास के कुछ अलग अर्थ हैं, एक सरकार के लिए विकास के कुछ अलग अर्थ हैं। तो इन सारे विचारों को, इन सारे समूहों को, इन सारी विचारधाराओं को एक मंच पे लाना और इन सारे समूहों को संतुष्ट करना कितना आसान है, देखते हैं। इस उदाहरण में हमने ये देखा कि किस किस तरह के हित सक्रिय हैं, हमें ये पहचान करनी है। जो अभी अभी उड़ीसा का हमने उदाहरण लिया, तो उसमें किस किस तरह के हित सक्रिय हैं ये हमें जानना है। और यहाँ पर संघर्ष के अहम बिंदु कौन से हैं? क्या पर्यावरण की रक्षा करना संघर्ष का अहम बिंदु है, या फिर जो आदिवासी हैं उनके घर बार को बनाए रखना संघर्ष का अहम बिंदु है, या फिर अन्य कोई तीसरी बात यहाँ निकल कर आ रही है? ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सकें? आखिर ऐसा क्या रास्ता निकाला जाए, ऐसी क्या तैयार किए जाए परियोजना, ऐसा क्या लिया जाए निर्णय कि ये जितने भी पक्ष यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमने अभी चर्चा की उन पक्षों की, कि सारे के सारे पक्ष उस बिंदु पर संतुष्ट हो जाएं। क्या इस मसले का समाधान इस तरह से हो सकता है कि क्या कोई ऐसा समाधान इस मसले का निकल सकता है कि इससे जुड़े हुए सारे के सारे समूह संतुष्ट हों, इससे जुड़े हुए सारे के सारे समूह हैं वो सुरक्षित महसूस करें? इन सवालों का जवाब कोई भी विशेषज्ञ नहीं दे सकता है। इन सवालों के जवाब हमें इस प्रक्रिया में ही खोजने पड़ते हैं। तो क्या है तरीका इन सवालों के जवाब को पाने का? देखिए, इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं, तो इसके लिए पहले हमें एक सामाजिक समूह के हित और दूसरे सामाजिक समूह के हित, इन दोनों हितों की तुलना करनी है कि किसके हित ज़्यादा ज़रूरी हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मौजूदा पीढ़ी के हितों को भी हमें जानना है और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके हितों को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए। ये जो फैसले हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में रह रहे हैं, तो ऐसे फैसले निसंदेह जनता द्वारा लिए जाने चाहिए। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि जनता हर एक मामले में इतनी ज़्यादा जानकार या विशेषज्ञ नहीं होती है। जनता में इतना नहीं पता उन्हें कि अगर कोई उद्योग लगता है तो वो उस अर्थशास्त्र को नहीं जानती कि उससे कितना पूंजी का निवेश होगा, कैसे रोजगार का सृजन होगा और कैसे हमारे देश की, उस राज्य की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी।
जनता उतनी उन पर्यावरणीय परिस्थितियों को भी नहीं जानते कि खनन उद्योग लगने से किस किस तरह के पर्यावरण प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण, किस किस तरह के प्रदूषण हैं, उनका सामना हमें करना पड़ेगा। तो ठीक है ये बात कि फैसले जनता ले, लेकिन विशेषज्ञों की स्वीकृति बेहद आवश्यक है। एक विशेषज्ञ ही ये बता सकता है कि इससे किस स्तर का प्रदूषण हो सकता है। एक अर्थशास्त्री ये बता सकता है कि इससे किस तरह से आर्थिक समृद्धि आएगी, अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्णय ही होना चाहिए। आखिर ये राजनीतिक निर्णय क्यों होना चाहिए अंतिम निर्णय? क्योंकि जो राजनेता हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल राजनेता ही समझते हैं जनता की असली बात को, जनता की असली अपेक्षाओं को, आशाओं को, क्योंकि जनता ने ही उन्हें अपनी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए वहाँ तक भेजा है। देखते हैं आज़ादी के बाद हमने उस वक्त फिर ऐसे मसलों पर किस तरह के फैसले लिए और क्या ऐसे फैसले लिए, कौन कौन से हितों को हम संतुष्ट कर पाए और क्या क्या उठे विवाद, इसको जानते हैं। ऐसे कई फैसले हमारे देश में लिए गए, यानी कि हमारे देश ने इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, ये तो एक उदाहरण है उड़ीसा का, तो जहाँ भी विकास की बात आई, कहीं खनन उद्योग लगने की बात आई, कहीं बांध बनाने की बात आई, तो अब सरकार को फैसला करना था और फैसले लिए भी। सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल से बंधे थे और सभी इस बात पर सहमत थे, चाहे आलोचक थे, चाहे विरोध करने वाले थे, चाहे पक्ष पोषण करने वाले थे। इस बात पर तो सभी एक साथ सहमत थे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही आवश्यक हैं, कि भारत के विकास के लिए सामाजिक न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आर्थिक समृद्धि है। अर्थात आर्थिक समृद्धि के लिए हम सामाजिक न्याय की उपेक्षा नहीं कर सकते, उसको हाशिए पर नहीं रख सकते, और सामाजिक न्याय को भी इतना अधिक हम नहीं पक्ष पोषण कर सकते कि आर्थिक समृद्धि से हमारा ध्यान ही भटक जाए। तो इस बात पर हमने सहमति प्राप्त की कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हमें सामाजिक न्याय को भी लेकर चलना है। अब देखते हैं और कई सवाल आए हमारे सामने कि आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार कैसी भूमिका निभाए, क्या करे सरकार ऐसा, किस भूमिका में हो सरकार कि आर्थिक समृद्धि भी बनी रहे और सामाजिक न्याय भी बना रहे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या हम किसी ऐसे संगठन का निर्माण कर सकते हैं जो पूरे देश के लिए योजना बनाए और वो योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखे कि आर्थिक समृद्धि भी हमारी दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे और सामाजिक न्याय पर भी कोई आंच ना आए? क्या सरकार के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? क्या सरकार को कुछ उद्योग और व्यवसाय हैं उनको अपने हाथ में रखना चाहिए? क्या वो उसे निजी क्षेत्र में नहीं देने चाहिए? आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों के आड़े यदि सामाजिक न्याय आता हो तो सामाजिक न्याय पर कितना जोर दिया जाना उचित है? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा सामने आता है जब भी बात विकास की होती है कि अगर आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है, सरकार कोई योजना बना रही है और उसमें अगर किसी समूह का, किसी वर्ग के सामाजिक हित, सामाजिक न्याय आड़े आ रहा है, तो वहाँ किसको महत्ता मिलनी चाहिए और किस स्तर तक की महत्ता मिलनी चाहिए? एक और सवाल कि इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए और हमेशा हुए हैं और हमेशा होते रहेंगे और आज भी होते हैं और होने आवश्यक हैं। जब भी कोई नई परियोजना लागू की जाती है, आर्थिक समृद्धि की उस पर चर्चा की जाती है और साथ में ही चर्चा की जाती है सामाजिक न्याय की, और जहाँ कहीं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वहाँ बिंदु आ जाता है टकराव का। तो लोकतंत्र में ऐसे टकराव, ऐसी बहस, ऐसे मतभेद होना आवश्यक है, क्योंकि इन टकरावों से समस्या के हर पहलू पर एक विस्तृत विचार विश्लेषण किया जाता है।
देखते हैं विकास की धारणाओं को कि इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। विकास की बहुत अलग अलग तरह की धारणाएं हैं, तो कोई किसी धारणा का पक्ष पोषण करता है, कोई किसी धारणा का पक्ष पोषण करता है। इस वजह से इन बातों पर, इन विषयों पर टकराव होता है। देखिए, जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अलग अलग अर्थ हैं, इसीलिए बात टकराव की आती है। जब हम विकास की बात करते हैं, उड़ीसा वाला ही उदाहरण अगर अपन लें, तो वहाँ विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे कि एक उद्योगपति है, उसके लिए विकास का मतलब उद्योग लगना होगा, बड़े बड़े उद्योग लगना होगा, अच्छे अच्छे उद्योग लगना होगा। एक इस्पात का शहरी उपभोक्ता है, जिसे कि इस्पात का इस्तेमाल करना है, तो इस्पात की अच्छी से अच्छी जो क्वालिटी है, बढ़िया से बढ़िया इस्पात उसके पास आए और उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाए, तो उसके लिए वो विकास माना जाएगा। वो उसे ही विकास समझेगा कि जो उसकी ज़रूरत है उनकी पूर्ति हो रही है। और प्रस्तावित इलाके में रह रहा कोई आदिवासी है, तो उसके लिए विकास क्या होगा, उसके लिए विकास के क्या मायने होंगे। अपने घर बार छोड़ना, अपने घर से वंचित हो जाना, वहाँ अपना कुटुंब है उससे वंचित हो जाना, अपने पुरखों का जो गांव था उससे वंचित हो जाना, उसके लिए विकास का ये अर्थ हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि टकराव का मुख्य कारण ये होता है कि जनता के विभिन्न तबकों के मध्य विकास की अलग अलग धारणा कार्य करती है। अब देखते हैं विकास के मॉडल। आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे जो कि विश्व परिदृश्य पर प्रचलित थे। वो दो मॉडल कौन कौन से थे? पहला मॉडल था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। ये मॉडल यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के कई देश और संयुक्त राज्य अमेरिका है, उन्होंने अपना रखा था पूंजीवादी या उदारवादी मॉडल। ये मॉडल खुली अर्थव्यवस्था का पक्ष पोषण करता है। यह खुली अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा इस मॉडल में पाई जाती है। दूसरा मॉडल था वो था समाजवादी मॉडल, और जो अपनाया था सोवियत संघ ने। इस मॉडल में जो सरकार का नियंत्रण है वो होता है, सरकार पूरी तरह से इसमें नियंत्रित रखती है। यहाँ खुली प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है। यहाँ राज्य का हस्तक्षेप, राज्य का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर होता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में बहुत से ऐसे लोग थे जो इस मॉडल से गहरे प्रभावित थे, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी भी है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी है, और नेहरू स्वयं कई बार इस मॉडल की तारीफ किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे। तो हमारे सामने दो ऐसे मॉडल थे विकास के, एक उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा समाजवादी मॉडल था। हमें देखना था कि हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए, उस वक्त की स्थितियों को देखते हुए हम कौन सा मॉडल अपनाएं और अपने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। तो देखिए, आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत की आर्थिक सरोकारों से अलग होंगे, इस बात का निर्धारण हमने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही कर लिया था। हमने इस बात का निर्धारण कर लिया था स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कि जो अंग्रेजी सरकार है वो जिस तरह से कार्य कर रही है, जिस तरह से उसके आर्थिक सरोकार हैं, वो आर्थिक सरोकार भारत के नहीं होंगे। और हमने क्या निर्धारित किया था कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का पूरा जिम्मा सरकार संभालेगी। गरीबी मिटाने का काम है वो भी सरकार संभालेगी, और जो आर्थिक और सामाजिक न्याय है वो भी हर एक तबके को, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएगी। भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। हम सभी जानते हैं अंग्रेजी सरकार का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति करना था। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही इस बात पर तो हम सहमत हो चुके थे कि हम कोई ऐसा मॉडल अपनाएंगे जो ये अंग्रेजी सरकार है, हुकूमत है, उसके जो आर्थिक हित हैं उससे अलग होगा। हम कोई ऐसा मॉडल अपनाएंगे जिससे हम गरीबी मिटाने का भी प्रयास करेंगे, हम सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के भी प्रयास करेंगे। हमारा मॉडल है वो अंग्रेजी सरकार की तरह व्यापारिक संकुचित हित हैं उनसे अलग तरह का होगा। तो इसलिए हमने किस तरह का मॉडल अपनाया? ना हमने उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था का मॉडल अपनाया और ना ही हमने समाजवादी मॉडल अपनाया। तो फिर हमने क्या किया? हमने कुछ इसके अच्छे गुणों को लिया, हमने कुछ इसके अच्छे गुणों को लिया और हमने अपनाया मिश्रित
अर्थव्यवस्था को। अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कही गई, क्योंकि ना तो हमने पूर्णतया निजी क्षेत्र को खुली छूट दी और खुली प्रतिस्पर्धा को अपनाया, और ना ही हमने सब कुछ सरकारी नियंत्रण में रखा, राज्य के नियंत्रण में रखा। तो ये वाली अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाई। इसका हम अध्ययन करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में पूरे विस्तार के साथ। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय विकास के कौन से 2 मॉडल भारत के सामने थे? अभी अभी हमने जाना इस बारे में कि भारत के सामने 2 मॉडल थे। एक वो मॉडल जिस पर यूरोप के बहुत सारे देश और संयुक्त राज्य अमेरिका चल रहे थे, वो उदारवादी या पूंजीवादी मॉडल था। दूसरा मॉडल जो कि सोवियत संघ ने अपना रखा था, समाजवादी मॉडल था। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था? सोवियत संघ ने विकास का समाजवादी मॉडल अपनाया था। अगले वीडियोस में हम जानेंगे भारत में नियोजन के बारे में, योजना आयोग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।